10,000 की अनवरुद्दीन नाम था नवाब का, अनवरुद्दीन की सेना को हरा दिया था मात्र 700 सैनिक के बल पर। ये दिखाता है, ये युद्ध ये बताता है कि यूरोपीय ट्रेनिंग और डिसिप्लिन कितनी पावरफुल थी। जब बड़े स्तर पर बदलाव हो जाए, तीव्र गति से बदलाव हो जाए, जिससे कई सारे लोग प्रभावित हो जाएं, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाएं, तो बोलते हैं कि उस सेक्टर में रिवॉल्यूशन आ गया, क्रांति आ गया। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसके कई सारे कारण थे, तो उस कारण पर न जा कर के हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे और पिछला जो टॉपिक ही था हमारा कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड जो डायनेमिक प्रश्न थे उसके ऊपर हमने चर्चा किया था, और उससे पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में लगभग कंप्लीट हो चुका था पूरा जानकारी। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप उसे ज़रूर देखें। आज हम वहीं से फिर और आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक है, जो हम सीरीज बना रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये उम्मीद करेंगे कि अब कंसिस्टेंट बने रहें। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख ही सकते हैं, 17वीं सदी की व्यापारिक क्रांति और भूमंडलीकरण से रिलेट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहली बात, यहाँ एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 17वीं सदी की व्यापारिक क्रांति से क्या तात्पर्य है? आप किस नज़रिए से देखते हैं 17वीं सेंचुरी में जो व्यापार में क्रांति आया था, जो रिवॉल्यूशन आया था, आप किस एंगल से उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं? तो इसे समझते हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करें। देखिए, भारत में ब्रिटिश एवं डच कंपनी 17वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में एंटर हुए थे, मतलब आए थे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप नाम सुने ही होंगे, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले 17वीं सदी से पहले पुर्तगीज कंपनी भारत में एंटर ले चुके थे और यहाँ के व्यापार पर, मतलब यहाँ से मसाले लेकर के जाते थे और वहाँ पर यूरोप में ले जाकर के बेच देते थे। ये पुर्तगीज कंपनी का काम होता था। लेकिन जब ब्रिटिश और डच कंपनी जब भारत में, तो व्यापारिक गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता आ गया। कैसे? तो इसको पॉइंट से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह बनेगा कि जहां पुर्तगीज कंपनी मेन फोकस मसाला के व्यापार पर रखता था अपना ध्यान, कि यहाँ से मसाला उठाना है भारत से और यूरोप में ले जाकर के बेच देना है, वहीं से प्रॉफिट कमाना है, ये मेन फोकस होता था। और समुद्र के इलाके पर उनका कंट्रोल बना हुआ होता था। ये पुर्तगाल अपना इस तरीके से काम कर देते। लेकिन जब ब्रिटिश और डच कंपनी आए तो मसाला व्यापार तो हो ही रहा था, साथ में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, अफीम, शोरा जिससे क्या होता है कि बारूद बनाने में जिसका यूज किया जाता है, तो इन सब वस्तुओं का भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ से लेकर के यूरोप में बेचने लगे, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में बेचने लगे। तो ये व्यापारिक गतिविधियों में अंतर ला दिए ब्रिटिश और डच कंपनी। दूसरी पॉइंट की यदि हम बात करें तो जब 17वीं सेंचुरी से पहले की अगर हम बात करते हैं, जब पुर्तगीज कंपनी जब भारत में थे, तो वो उस समय भारत से जो निर्यात होता था, भारत से जो एक्सपोर्ट होता था सामान यूरोप के बाजार में, उसमें खास जो वस्तुएं थी, वो खास वस्तुएं मसाले होते थे, ठीक है। और भारत जो इंपोर्ट करता था, बाहरी देशों से जो ले करके आता था भारत अपने यहाँ, वो खास करके घोड़ा होता था, ठीक है। आयात की मदे घोड़े होती थी, निर्यात की मदे मसाले थी। ये 17वीं सेंचुरी से पूर्वार्ध की बात कर रहे, उससे थोड़ा पहले की बात कर रहे। लेकिन जैसे ब्रिटिश और डच कंपनी आते हैं और 17वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में अगर हम देखा जाए तो उस समय भारत से निर्यात होने वाला जो प्रमुख मद हो गया था वो सूती वस्त्र था। सूती वस्त्र पर सबसे ज़्यादा फोकस किया ब्रिटिश कंपनी ने और उसको यूरोपीय बाजार में ले जाकर के बेचने लगे। और भारत में जो आने लगा सामान, आयात होने लगा, उसमें सबसे ज़्यादा धातुएं, कीमती धातुएं जैसे कि सोना चांदी आयात होने लगी। तो 17वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में आप देखिएगा तो भारत से
मतलब भारत में आयात होने वाले वस्तुएं कीमती धातुएं हो गई और भारत से निर्यात होने वाले वस्तुएं सूती वस्त्र हो गया। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात यह है कि भारत में जैसे पुर्तगीज कंपनी जब थे तो मालाबार तट तक ही सीमित रहते थे। केरल में जो इलाका है ना, वो मालाबार वाला इलाका, वहीं उसी तट पर सीमित रहते थे और वहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश और डच कंपनी आए तो मालाबार तट तो था ही, गुजरात तट, बंगाल तट, कोरोमंडल वो तमिलनाडु वाला साइड में, तो इन सब तटों पर भी व्यापारिक गतिविधियां तीव्र हो गया। ये ब्रिटिश और डच कंपनी के आने से हुआ। एक और पॉइंट बनेगा जिसको 4 नंबर पॉइंट हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट में हम ये समझते हैं कि देखिए, जैसे ब्रिटिश कंपनी क्या किया कि यहां से सूती वस्त्र लेकर के जाते थे और भारतीय वस्तुओं को खास करके आप देखिए तो भारतीय वस्तुओं का विस्तार यूरोपीय बाजार में करना शुरू कर दिए। ये ब्रिटिश कंपनी ने ज़्यादातर किया। ठीक है, मसाले तो थे लेकिन सूती वस्त्रों का भी व्यापार वहाँ पर विस्तार हो गया यूरोपीय मार्केट में। और यही डच कंपनी की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, जैसे चीन तक हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब इलाकों में डच कंपनी ने भारतीय वस्त्र का बाजार यहाँ पर विस्तार कर दिया। तो ये पूरा जो प्रक्रिया हम आपको बताए हैं, ये जो पूरा 3-4 पॉइंट बताए व्यापार को लेकर के, इससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी में व्यापार में रिवॉल्यूशन आ गया। देखिए कैसे। सबसे पहले क्रांति होता क्या है, रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर किसी भी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ जाए तीव्र गति से और जिससे कई सारे लोग प्रभावित हो जाएं, तो उसको बोलते हैं कि उस क्षेत्र में क्रांति आ गया। ठीक, जैसे हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा। भारत में जब आया था तो उस समय खेती पर ज़्यादा बल दिया गया था। यहाँ पर खेतों से उगने वाले प्रोडक्शन पर ज़्यादा बल दिया गया और पिछले सालों के मुकाबले, पिछले दशकों के मुकाबले उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ, तो इसलिए बोला गया कि हरित क्रांति आ गया। ठीक है, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आप बात सुने होंगे, अमेरिकी क्रांति की बात सुने होंगे, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात सुने होंगे। तो ये सब क्रांति, रिवॉल्यूशन, ये होता क्या है? ये होता है कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में जब बड़े स्तर पर बदलाव हो जाए, तीव्र गति से बदलाव हो जाए, जिससे कई सारे लोग प्रभावित हो जाएं, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाएं, तो बोलते हैं कि उस सेक्टर में रिवॉल्यूशन आ गया, क्रांति आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको शायद समझ में आ गया होगा कि 17वीं सदी में व्यापारिक क्रांति से क्या मतलब है। ठीक है, यहां कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। यूरोपीय देशों द्वारा व्यापार के तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया, व्यापारिक पूंजीवाद का उदय, निजी कंपनियों का विकास हुआ। प्राइवेट कंपनी ही था ना ब्रिटिश और डच। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, ये सब है। ये मार्केटलिज्म की नीति हो गया, राष्ट्रीय धन में वृद्धि हो गया। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए थे। वैसे जो खास पॉइंट है जो हमने बताया 4 पॉइंट, उसको आप समझ लो, काफ़ी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17वीं सदी के भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते हैं। इससे क्या समझते हैं आप? इसको किस नज़रिए से देखेंगे? 17वीं सेंचुरी में अभी का ग्लोबलाइजेशन अलग ही है, अलग ही लेवल का है। यहाँ कुछ भी करो अमेरिका जान जाएगा। ठीक है, अमेरिका में कुछ भी हो रहा है तो सोशल मीडिया की वजह से यहाँ पर भी पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ये तकनीक के डेवलपमेंट की वजह से इतना हुआ है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक्चुअल में 17वीं सेंचुरी के हिसाब से हमको समझना है क्या था। तो देखिए, आप देखिएगा कि पश्चिम में अमेरिकी महाद्वीप से लेकर के अटलांटिक महासागर होते हुए, इंडियन ओशियन होते हुए, पैसिफिक ओशियन तक, प्रशांत महासागर तक, मतलब पश्चिम में अमेरिका से लेकर के आप देखिएगा कि इधर पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया, चीन तक ये पूरा व्यापारिक नेटवर्क कायम हो गया था। एक बड़ा व्यापारिक रूट कायम हुआ था। लगभग आप बोल सकते हैं कि यूरोप का जो जहाज था वो सभी समुद्रों में तैरने लगे थे, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो व्यापारिक गतिविधियां इतनी ज्यादा हुए, ये जो कनेक्शन बना, व्यापारिक रूट बना,
उधर आप सिल्क रूट देखिए, फिर लाल सागर से तो होते हुआ ये सब रूट था ही पहले से ही, फारस की खाड़ी वाला रूट था ही। इधर आप देखिएगा तो नीचे अफ्रीका के कोस्टल एरिया से होते हुए केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं, वहाँ से होते हुए आप देखिएगा तो पूरा इलाका जो है वैश्विक रूट एक बन गया था। तो इस कनेक्शन को भूमंडलीकरण कहा गया, इस कनेक्शन को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है 17वीं सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि देखिए, अमेरिका से उत्पादन होने वाला वस्तु, भारत में उत्पादन होने वाला वस्तु, दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पादन होने वाला वस्तु सब आपस में आदान प्रदान हो रहे हैं। ठीक है, जो चीजें अमेरिका में पैदा हो रहा है वो भारत में भी आ रहा है, भारत में जो चीजें हो रहा है वो अमेरिका में भी जा रहा है, भारत की वस्तुएं दक्षिण पूर्व एशिया में भी जा रहा है, वहां की वस्तुएं भारत में भी आ रहा है। तो ये होता क्या है, आपस में पूरी दुनिया कनेक्टेड है। इसी को तो भूमंडलीकरण बोलेंगे ना, इसी को तो ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो ये 17वीं सेंचुरी में ये व्यापारिक रूट की वजह से इस तरीके से हुआ था, व्यापार की वजह से इस तरीके से हुआ। ठीक है, अब देखिएगा कि नए नए मानचित्र का विकास हो रहा है, तकनीक विकसित हो रहा है, नया नया जहाज बन रहा है, ये आप देखिएगा कि कंपास वगैरह का निर्माण हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या दर्शा रहा है? ग्लोबलाइजेशन को ही तो दर्शा रहा है ना 17वीं सेंचुरी में। लेकिन आज का ग्लोबलाइजेशन अलग है, आज का वैश्वीकरण देखो, कुछ भी हो रहा, सोशल मीडिया एक बार पोस्ट हुआ, इंटरनेट की वजह से ये पूरा देश कनेक्टेड है, पूरा दुनिया कनेक्टेड है। समझ रहे बात? तो ये होता है भूमंडलीकरण। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। यहाँ आप देखिए विश्व के विभिन्न भागों का आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ना, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो उनके व्यवहार, उनके संस्कार सब आदान प्रदान हो रहे हैं, तो संस्कृति एक साथ जुड़ रहे हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का विकास हुआ। मसाला, कपड़ा, चाय और अन्य वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गया। यही तो भूमंडलीकरण दर्शाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, वो आया था भारत में व्यापार करने, फिर वो राजनीतिक मामला में क्यों हस्तक्षेप किया, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश क्यों किया भारत में, ये गहरा सवाल। तो अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई भी यूरोपीय जो कंपनियां जो भारत में आई थी, वो किस लिए आई थी? मुनाफा कमाने, प्रॉफिट गेन करने आया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज यही किया था हमारे ऊपर, है ना। गुलाम भारत को किसने बनाया? ब्रिटिश कंपनी ने। हो सकता है अगर फ्रेंच जीत जाता वो कर्नाटक का युद्ध, तो अभी गुलाम फ्रेंच बना रखा होता, है ना। आज़ादी तो मिलता है, कभी ना कभी तो मिलता है, क्योंकि मिलना था, है ना। तो चलिए वो सब बातें अलग चीज़ें हैं, वो अलग कहानी है। पहले इस टॉपिक को समझते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी कहला सिर्फ मुनाफा कमाने, और मुनाफा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फायदा है, उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो ब्रिटिश सिर्फ अकेले कंपनी तो था नहीं जो भारत में ट्रेड करना चाहती थी, भारत से वस्तुएं ले जाकर के यूरोप में बेचना चाहती थी, ऐसा तो था नहीं। तो कई सारे कंपटीटर भी थे, आपस में प्रतियोगिता होता था, कौन सबसे ज़्यादा यहाँ से सामान ले जाएगा। अब देखो, अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ना रहे, पुर्तगीज कंपनी ना रहे, ठीक है, या फिर फ्रेंच कंपनी ना रहे, तो ब्रिटिश अगर अकेला यहाँ से सामान लेकर के जाता है यूरोप में, तो ये अपने हिसाब से वहाँ पर वैल्यू बनाएगा वस्तुओं का और कमाएगा, ठीक। लेकिन अगर सारे कंपनी, 3-4 कंपनी यहाँ पर आते हैं और सब वही वस्तुओं को ले जाकर के वहाँ पर बेचते हैं, तो वैल्यू तो लगभग आपको एवरेज रखना पड़ेगा ना, आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। आप 100 रुपया में दीजिएगा तो हो सकता है फ्रेंच कंपनी बोला हम 80 में दे देंगे, ले मेरा सामान बिकेगा, तो आपका तो घाटा होगा ना। इसलिए मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मुनाफा ज़्यादा कब होगा? जब हमारा कोई कंपटीटर नहीं होगा, ठीक है, हमसे कोई कंपटीशन नहीं करेगा। तो ब्रिटिश कंपनी चाहते थे कि कोई कंपटीटर हमारा न बचे, इसलिए वो
बाकी सब कंपनियों को भगाना चाहते थे, और कोई ऐसे भागेगा तो है नहीं, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करने के लिए ब्रिटिशर्स को सैनिक रखने की आवश्यकता होगा, सैन्य गतिविधियां करना होगा। इसके लिए वो कहाँ पर थे? भारत के ज़मीन पर। और भारत के ज़मीन पर थे तो भारत के जो राजा हैं, भारत के जो शासक हैं, उन पर जीत हासिल करना होगा, तब जा कर के वो भारत के एरिया पर कंट्रोल कर पाएंगे और फिर उन कंपटीटर को बाहर फेंक पाएंगे, तब जा कर के उनका मुनाफा होगा। इसलिए ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, और इसी का परिणाम आप देखिएगा। कर्नाटक में युद्ध हुआ, प्लासी में युद्ध हुआ, बक्सर में युद्ध हुआ, यही सब आप देखिएगा। सुना यार बात? तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और था ब्रिटिश कंपनी के लिए, वो चाहते थे कि हम जो यहाँ से सामान लेकर के जा रहे हैं तो हम इनको कीमती धातुएं देते हैं, सोना चांदी देते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम यहीं के पैसा से, भारत के ही रुपया से भारत के वस्तुओं को खरीदें और वहाँ यूरोप में बेच दें, ताकि यूरोप से हम कीमती धातुएं ले आन करके भारत को ना दें, हमें आयात ना करना पड़े कीमती धातुओं का। इसलिए भारत के एरिया पर उनको कंट्रोल करना होता, इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। सुनो यार बात, अगर भारत के एरिया पर उनका कंट्रोल होगा तो भारत से जो इनकम आएगा, उसी इनकम से, जिस एरिया पर वो कंट्रोल कर रहे हैं, उसी एरिया से क्या करेंगे, उस पैसे से भारत की वस्तुओं को खरीदेंगे, यूरोप में ले जाकर के बेचेंगे, तो सोना चांदी यहाँ देने का कोई सवाल ही नहीं होता। सुनो यार बात, तो इतनी दिमाग लगाते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, ताकि मुनाफा जितना ज़्यादा हो सके।